20-80% का तो चौका ही लगता है। पता नहीं पहले भी लगता है या नहीं नहीं। नहीं, वाकई ये अभी तो समझ आ रही है, लेकिन तो फिर मैथमेटिकली है, अब या सही होगा या क्योंकि गलत मेरा भी होगा। इस तरह का नहीं था फाइनेंस का, तो मैं भी डर रहा था यार ये मैं पता नहीं क्या बनेगा इसका, मैं लेकिन शुरू अभी में चीजों की डरते समझ हुए आ तो रही है। उठाया नहीं था, बाद में ऑफर नहीं हुआ, पहले डरते हुए नहीं उठाया। असल में अब मजबूरी है, कोर है, हाँ कि बिल्कुल। इसको छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, ये अब इसलिए तीनों तो कोर उठाया है। मैंने, ऑफर नहीं हुआ। हाँ खैर, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, नहीं चले, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बस ये आप हर जगह जाके खोल देती, मैं मिस कर रहा हूँ। अटेंडेंस होती है।
Return to the अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोग को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस सर सलाम। आवाज आ रही थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, हमारा आज फोर्थ सेशन है और ये जो मीटिंग है हमारी Q&A वाली, ये थर्ड मीटिंग है। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपसे कंटेंट शेयर किया है वो दो क्लासेस के लिए, क्लास नंबर 4 और 5 के लिए। वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं चाह रहा था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो हम उसको फोकस कर सकें, हम आपके रिसर्च टॉपिक की तरफ क्विकली जा सकें, ताकि ईद से पहले पहले आपको आप लोगों का रिसर्च टॉपिक मिल जाए। तो आज एज यूजुअल जो हमारी प्रैक्टिस है, पहले हम जो दो प्रेजेंटेशंस हैं मैं क्विकली उनसे गो थ्रू हो जाऊंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। तो इनमें जो पहली प्रेजेंटेशन है लिटरेचर रिव्यू, उसको मैं, जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है उसी पेज पे जाऊंगा। जो एथिक्स है उसको मैं क्विक जल्दी कवर करूंगा। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने वीडियोस में एथिक्स वाली देखा होगा कि आप लोग जो मैनेजमेंट की रिसर्च करेंगे उसमें एथिक्स का एक बड़ा छोटा सा पार्ट एप्लीकेबल है। ज़्यादातर वो सोशल साइंसेज की थ्योरेटिकल स्टडीज़ और मेडिकल साइंस पे फोकस्ड है। तो वो चूंकि आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, तो मैंने वीडियोस तो अपलोड कर दी हैं, आप लोगों ने देख भी ली होंगी। तो आज हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो आपकी रिसर्च में या थीसिस में उसके चंद पार्ट ही एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है, बेसिकली ये ओवरऑल कहाँ पे है जाना जी, ये ओवरऑल कहाँ पे फिट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ, अच्छा जी, आप लोग प्लीज़ अगर बात करना चाह रहे हैं तो हैंड रेज करके कर लें, अपने आप को म्यूट रखा करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक, सॉरी, एक फ्लो सा बना हुआ है रिसर्च का। जो शुरू में मैंने आपको पहले क्लास में दो तीन एक पिक्चर दिखाई थी, और आपको मैंने कहा था इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो हम जो एक फ्रेमवर्क सा फॉलो करेंगे, या कह लें फ्लो ऑफ रिसर्च फॉलो करेंगे, ये उसमें बताया हुआ है। इसमें बेसिकली चार बड़े बॉक्सेस हैं जो टॉप लेफ्ट से फ्लो कर रहे हैं और बॉटम पे जा रहे हैं। सबसे पहले फाइंड, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द इशू टॉपिक है। फिर उसके बाद एक बड़ा बॉक्स है जिसमें आप अपने टॉपिक को फाइनलाइज करते हैं, जिसके अंदर ये पिंकिश कलर के चार डब्बे हैं। फिर उसके बाद डेवलप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ग्रीन कलर का। फिर उसके बाद एक और बड़ा डब्बा है जिसमें आप अपने वेरिएबल्स और टेस्ट्स को फाइनलाइज करते हैं और प्लान करते हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, जिसमें लाइट ब्लू कलर के डब्बे हैं। फिर उसके बाद नीचे डार्क ब्लू कलर के दो डब्बे हैं जो पर्टिकुलरली क्वेश्चनेयर के बारे में हैं। और आखिर में ग्रे कलर के चार पांच डब्बे हैं, चार, जो कि आपके डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन वगैरह के हैं। और इन सब के सेंटर में रीड लिटरेचर का एक डब्बा है, जो कि सबसे कनेक्टेड है, जिसका मतलब है कि आप हर स्टेप पे लिटरेचर तो पढ़ते ही रहते हैं, और वही आपके उस स्टेप को इनरिच करता रहता है। तो फिलहाल हम इनमें से किसी चीज़ को आज नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ लिटरेचर रिव्यू को देख रहे हैं। ये जो तस्वीर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप बार बार देखेंगे इस कोर्स में, क्योंकि हम इसी तस्वीर के किसी डब्बे के बारे में हमारे हर किसी लेक्चर में कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, जो ही हम टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो पहला जो ब्लू वाला और पिंक वाले जो डब्बे हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। लिटरेचर का मकसद ये होता है, लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू होता क्या है कि आप अपनी रिसर्च करने से पहले पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में कि दुनिया में और लोगों ने क्या किया हुआ है, क्या क्या पब्लिश किया हुआ है। तो उसके फवाइद क्या होते हैं या मकासद क्या होते हैं। पहला मकसद होता है कि आप फेमिलियरिटी, कोई पढ़ने वाला जब आपका काम पढ़े, उसको लगे कि ही नोज और शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर दूसरा ये है कि आपको, जो आपसे पहले रिसर्च हो चुकी है, उसका आप किसी नए पढ़ने वाले को बता सकें कि वो कैसे चली है इस टॉपिक पे रिसर्च,
यानी पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, और अब कहाँ तक पहुंच गई है, और यहाँ तक पहुंच गई है, इसलिए मेरा स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप ये लॉजिकल सा बनता है, क्योंकि दुनिया ने इस पे ये रिसर्च कर ली, अब मुझे ये करनी चाहिए। फिर इंटीग्रेट एंड समराइज, यानी पीछे जितने भी काम हुए उनको आप एक समरी करके पेश कर सकें। और बेसिक चीज़ सबसे आखिरी वाली, कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप टीम वर्क के, कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं, और आप दूसरों से सीख के उसके ऊपर अपने काम को बिल्ड करते हैं। यही ऐसी सोसाइटीज़ आगे जाती हैं, ऐसे ही दुनिया में तरक्की होती है, टेक्नोलॉजी ऐसे आगे जाती है, जहाँ पे हर इंडिविजुअल ये समझ लेता है कि ओवरऑल चीज़ कहाँ तक पहुंची है और अब मुझे इसको यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। तो इस अप्रोच से ही बहुत छोटे काम भी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये वाली अप्रोच नहीं रखेंगे और आप कहेंगे सब कुछ मैंने करना है, तो फिर आपके बहुत बड़े बड़े काम भी सोसाइटी के किसी काम नहीं आएंगे। अच्छा जी, आगे ये आप कुछ टाइप्स हैं लिटरेचर रिव्यू की, ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक ट्री से बना हुआ है। आप लोगों ने जो वीडियोस में देखा है वो ज़रा शायद इससे बेहतर, क्योंकि उस पर डिस्कशन हुई थी, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसके बारे में हम बात की, फिर एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, फिर मिक्स्ड मेथड रिसर्च होती है, यानी दोनों को मिक्स करना। फिर कुछ क्वालिटेटिव के अंदर और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आप कोई कॉन्टेक्स्ट रिव्यू कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू का मतलब होता है कि आप ये देखें कि जिस रिसर्चर ने रिसर्च की तो उसका अपना कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इन्वायरमेंट आ सकती है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ आ सकती हैं, उसको अवेलेबल रिसोर्सेज आ सकते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, कि वो तो रिसर्च कर रहा था लेकिन बाकी उसके अराउंड क्या चल रहा था जिसने इन्फ्लुएंस किया उसकी रिसर्च को, वगैरह वगैरह। इसी तरह इंटीग्रेटिव रिव्यूज़ होते हैं जिसमें बेसिकली आप मुख्तलिफ तरीक़ों से की गई रिसर्च को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिस मुख्तलिफ मेथड से, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे समटाइम्स। फिर इसी तरह सेल्फ स्टडी रिसर्च होती है जिसमें लोग अपने आप को एग्जामिन करते हैं कि वो फॉर एग्जांपल एज टीचर कैसे रहे पिछले 15 साल, या एज अ मैनेजर कैसे रहे 15 साल, और फिर वो उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी रिसर्च की टाइप्स होती हैं। आप लोगों के केस में बेसिकली आप सिंपल, मोस्ट ऑफ यू वुड डू क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होगी, और आप कहीं से डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे। आप में से शायद कुछ लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ चले जाएं, उसमें देखेंगे कि आप लोग के जब टॉपिक सेलेक्ट होंगे तो मैं आपको मजीद उस पर मैं बता सकूंगा कि उसके आगे किस तरीके से आपको चलना है। जो एक रिसर्च की टाइप कह लें या बहुत ही क्रिटिकल रिसर्च पेपर्स की एक शक्ल होती है, उसको कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है कि आप जो ऑथर होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पिछले 10 15 20 25 साल में जितने भी पेपर पब्लिश हुए होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेता है, और उनको बेसिकली वो समराइज करता है, कंबाइन करके, और एक समरी पेश करता है कि इस टॉपिक पे इसने इस तरीके से ये रिसर्च की थी और ये रिजल्ट निकाला था। तो ये इसके मुख्तलिफ स्टेप्स लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा इंशाल्लाह इसको। आपकी जो वीडियोस आपने देखी हैं, बेसिक आइडिया ये है कि आप पहले सबको लिस्ट करते हैं जो आपको स्टडीज अवेलेबल होती हैं उस टॉपिक पे, फिर उनको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का मतलब होता है कि जो आपके काम की हैं उनको रख लेते हैं, जो काम की नहीं है उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं। फिर उन मुख्तलिफ हेडिंग्स बना के, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मैं उन सब का रिसर्च फ्रेमवर्क देखूं, तो एक उसकी हेडिंग बना के सबसे फ्रेमवर्क लेके अपने पेपर में डालते जाते हैं। फिर इस तरह और भी बहुत सारी हेडिंग्स बना के आपके पास अपना एक कह लें कि एक डेटाबेस से बन गया होता है, जिसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं उस पेपर की किसी एस्पेक्ट के बारे में, और हर पेपर की वो डिटेल वहाँ लिखी होती है। फिर आप उसको सिंथेसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी उन सबको आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि थीम्स क्या निकल रही हैं, ट्रेंड्स क्या निकल रहे हैं, ब्रॉड फाइंडिंग्स क्या हैं इस टॉपिक के बारे में, और उस बेसिस पे फिर आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। ये जो मेटा एनालिसिस होते हैं ये प्रोबेबली सबसे ज़्यादा यूज़फुल पेपर्स होते हैं, और आप भी जब अपने टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उस पर हम स्टार्ट कर देंगे काम। तो मैं आपको टास्क करूंगा कि आप उसके बारे में कोई मेटा एनालिसिस का पेपर ढूंढें। नॉर्मली तकरीबन हर टॉपिक के बारे में मेटा एनालिसिस हो चुका होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है उस पेपर को ढूंढने का और उसको पढ़ने का, कि बजाय इसके कि आप सैकड़ों और दर्जनों पेपर पढ़ें, आप एक ही पेपर पढ़ लेते हैं और उससे आपको ओवरऑल अपनी रिसर्च के
कह लें कि एक लैंडस्केप सा मिल जाता है आपको कि इस टॉपिक पे क्या क्या इससे पहले हुआ है, किस किसने किया है, किस तरीके से किया है, और उसकी समरी क्या है। तो उसमें जो चीज़ आपसे बहुत रेलेवेंट होती है आप उसको डिटेल में जाके उसी पेपर को देख लेते हैं, वरना ये मेटा एनालिसिस आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग दे देता है आपके टॉपिक के बारे में। लिटरेचर के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, जैसे periodicals का मतलब होता है मैगजीन्स वगैरह, स्कॉलरी जर्नल्स। अब हम अगली जब हम प्रैक्टिकली लिटरेचर रिव्यू करेंगे आपकी टॉपिक का, तो यू वुड अंडरस्टैंड के मुख्तलिफ जर्नल्स पब्लिश होते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश करती हैं। उनमें से कुछ पेड होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं। ये पेड का मतलब कि आप उनको जब एक्सेस करने लगते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑथर्स को उसमें पब्लिश करने के लिए पैसे देने होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि फिर आपकी रिसर्च बहुत ओपनली हर एक को अवेलेबल होती है और लोग आपको बहुत ज़्यादा साइट करते हैं। जब आपको साइट करते हैं तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है और आप बड़े रिसर्चर कंसिडर होते हैं। इसी तरह किताबें होती हैं, इसी तरह डिसर्टेशंस यानी पीएचडी और एमएस थीसिस होते हैं, उनके डेटाबेसेस हैं बहुत सारे। फिर इस तरह हुकूमत बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जब डैम बनते हैं तो उसकी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान में कोई जिस तरह ये SIFC वगैरह अभी चल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो हमें भी रिसर्च के लिए अवेलेबल होंगे। इसी तरह और भी जब भी गवर्नमेंट कोई पब्लिक मनी इन्वेस्ट करके कोई इनिशिएटिव लेती है तो उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट बनती है। फिर पॉलिसी रिपोर्ट्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड बैंक की, IDB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पॉलिसी रिपोर्ट्स देते हैं। अ, हम लोग कुछ स्टडीज इंशाल्लाह देखेंगे भी जो कि पाकिस्तान में या साउथ एशिया में मुख्तलिफ स्टडीज़ की यूनाइटेड नेशंस ने या और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कैसे दी। फिर इस तरह कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं जो लॉजिकली आप देखें तो फ्लो ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले किताब लिखी जाती है। किताब ज़रा पुरानी नॉलेज होती है। नॉर्मली आप किसी भी किताब को लेंगे तो आपको जो लेटेस्ट एडिशन मिलेगा वो 2 3 4 5 अप टू 10 ईयर्स भी पुराना होगा। फिर स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स की नॉलेज जो है ज़रा किताब से बाद की होती है, क्योंकि उस किताब पढ़ के लोग जर्नल्स में काम करते हैं। और सबसे लेटेस्ट जो नॉलेज होती है वो कॉन्फ्रेंसेस की होती है। कॉन्फ्रेंसेस में लोग अपने नेसेंट आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अभी उन्होंने पब्लिश नहीं किए होते और वो आपको प्रेजेंट करके आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद यही होता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपनी रिसर्चेज आके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे से ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे मेरे इस फ्रेमवर्क के बारे में, मेरी इस रिसर्च के बारे में बताएं कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब वो इम्प्रूव हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तो वो जर्नल में चला जाता है। और कुछ अरसे बाद सारे जर्नल पढ़ के कोई ना कोई ऑथर जो है वो किताब लिख देते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो सीक्वेंस होता है कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल, बुक। और नया कौन सा है उस हिसाब से बुक पुरानी, उसके बाद जर्नल पेपर, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स। अच्छा जी, इसमें ये राइट साइड पे डब्बा बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये टर्म कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी। प्राइमरी सोर्स है लिटरेचर का, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो बेसिकली प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि आप खुद रिसर्च करके 6 बंदों से इंटरव्यू करके किसी एक सवाल का जवाब निकाला आपने, उसको कहते हैं मैंने प्राइमरी रिसर्च की। और जब आप दूसरों की रिसर्च पढ़ के जवाब देते हैं किसी चीज़ का, उसको कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। यानी आपने पेपर्स पढ़े और अपना ओपिनियन बनाया, तो बेसिकली आपने सेकेंडरी रिसर्च की। इसको डेस्कटॉप रिसर्च भी कह लें। और प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है कि आपने खुद डेटा इकट्ठा करके रिजल्ट निकाला और वो आप बयान कर रहे हैं। फिर साइटेशन के फॉर्मेट्स हैं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके आखिर में जो रेफरेंसेस होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में होते हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ सामने लिखे हुए हैं, जैसे सबसे ऊपर MLA है, फिर APA है, इस तरह ये सारे। इसके अलावा भी IEEE के भी बहुत सारे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये नंबर 2 वाला है, APA। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल कुछ इस तरह साइकोलॉजिस्ट के जो पेपर्स होते हैं ना, वो इस तरह साइट होते हैं। तो पूरी दुनिया तकरीबन इसको फॉलो करती है। ये जो फॉर्मेट आपके सामने है ये जर्नल का है। फिर इसी तरह बुक्स के और इसी तरह जो भी periodicals हैं, अखबार हैं, हर एक के अपने अपने साइटेशन के तरीके होते हैं। ये बहुत बहुत आसान है किसी भी पेपर को
साइट करना। आप ये मैं आपके सामने एक ब्राउज़र खोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे करना है। और शेयर करके पहले मैं इसको, ये एक वेबसाइट है scholar.google.com। ये मैं आपसे शेयर कर दूं। ओके, तो ये अब आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही है ये है scholar.google.com। इसमें आप कोई भी पेपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबीडियंस स्टडीज, ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी। तो बहुत सारे पेपर्स आ गए यहाँ पे ओबीडियंस स्टडीज के बारे में। तो इसको मैं एक पेपर को, किसी पेपर को बल्कि क्लिक किए बगैर ही, अच्छा। जीशान प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। सॉरी सॉरी। अच्छा जी, तो ये एक किसी पेपर को मैं ये जो सेकंड पेपर है जिस पे मैं, मेरा माउस होवर कर रहा है, इसके नीचे ये मैंने साइट को क्लिक किया, ये जो CITE साइट लिखा हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि सब फॉर्मेट्स के इसने मुझे साइटेशंस दे दी। अब मैंने खाली ये APA वाले को कॉपी करना है और जाके अपने पेपर के आखिर में पेस्ट कर देना है। तो ये फॉर्मेट्स किसी ज़माने में मुश्किल चीज़ें होती थी, ढूंढना पड़ता था। अब ये बहुत, गूगल स्कॉलर ने इसको बहुत आसान कर दिया। मैं वापस जा रहा हूँ जी प्रेजेंटेशन पे। अच्छा जी, अब एक टर्म यूज होती है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का आइडिया ये है, ये बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कोई भी लिटरेचर रिव्यू करने का। तो लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का आइडिया ये है इसको करने का कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिटरेचर रिव्यू करें और पहले से प्लान्ड हो उसके गोल्स, और आप उन गोल्स को या रिसर्च क्वेश्चंस और आप उनको आंसर करने के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। इसके की करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के होते हैं कि सबसे पहले आप कोई प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल या स्ट्रक्चर से बनाते हैं ताकि आपको अगर कोई चेक करना चाहे इस सेंस में कि वो भी वही काम करके देखे तो वो कर सके, यानी उसके पास स्टेप्स लिखे हों कि मिस्टर उस्मान ने स्टेप 1 ये किया था, 2 ये किया था, 3 ये किया था, और वो भी ये वाले स्टेप कर सके। यानी ट्रांसपेरेंसी भी आ गई इसमें और स्ट्रक्चर भी आ गया। फिर आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू कर क्यों रहे हैं। तो ये जो हमारे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू होते हैं, ये किसी क्लियरली फॉर्मुलेटेड रिसर्च क्वेश्चन को का जवाब दे रहे होते हैं। फिर कॉम्प्रहेंसिव सर्च करते हैं आप, यानी उसका, उसके जवाब के लिए जो जो पोटेंशियल पेपर्स हैं उन सबको ढूंढते हैं। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कोई ना कोई, यानी आप फैसला करते हैं कि एक्सक्लूड किन को करेंगे और इंक्लूड किन को करेंगे, और वो क्राइटेरिया भी पहले से आप डिफाइन करते हैं, ना कि पेपर्स पढ़ के तो फैसला करेंगे ये इसके बेसिस पे मैं क्राइटेरिया बना लेता हूँ। फिर उन जो आपके सिलेक्ट हो जाते हैं उन सबको अप्रेज करते हैं आप, जैसे हमने पीछे बात की, और उनकी फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो जो पीछे हमने स्टैंडर्ड लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स देखे, और इसमें जो दो बड़े फर्क हैं, पहला फर्क ये है कि आपका स्ट्रक्चर पहले से मौजूद होता है लिटरेचर रिव्यू का, यानी आप पहले से फैसला कर लेते हैं कि मैं किन स्टेप से गुजरूंगा, और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत क्लियरली पहले से डिफाइंड होता है। आप उसी क्राइटेरिया के मुताबिक किसी पेपर को सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। अब आपके पास कोई आर्टिकल आ गया तो आप उसको रिव्यू कैसे करेंगे, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल पढ़ना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी उसकी मुश्किल अंग्रेजी होती है। तो बेहतर होता है कि पहले आप उसको स्किम कर लें, बड़ी बड़ी बात देख लें, तो पहले टाइटल देख लें आपके काम का है कि नहीं, टाइटल से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। कभी कभी जो बड़े ऑथर्स होते हैं, सीनियर ऑथर्स होते हैं, जैसे प्रोफेसर आइंस्टाइन के पेपर पढ़ें तो उनके टाइटल से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, वो फिलोसॉफिकल एंगल से होता है। लेकिन ज़्यादातर टाइटल से बातें समझ आ जाती हैं। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट जब आप पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में बड़ी बड़ी बातें सारी लिखी होती हैं कि ये रिसर्च की क्यों, इसके स्टेप्स क्या थे, बड़े बड़े मेथड क्या था, और बड़े बड़े रिजल्ट्स क्या हैं, और आगे क्या होना चाहिए। फिर आप आर्टिकल का इंट्रो वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। इंट्रो वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह बता देता है कि किस जगह पे रिसर्च हुई, सब्जेक्ट्स क्या थे, ये बंदा खुद कौन है, इसको क्यों ये रिसर्च इसने की है। फिर आप उसके हेडिंग्स पेपर के अंदर जो मुख्तलिफ लिखी होती हैं टाइटल्स, उनको पढ़ के और स्किम थ्रू हो जाते हैं बड़ी बड़ी बात।
और आखिर में कंक्लूजन देखते हैं। तो ये चीज़ आपको 5 से 10 मिनट नहीं लगने चाहिए एक पेपर को पढ़ते हुए। कंक्लूजन देखने का मकसद ये होता है कि आपको समझ आ जाए कि इसने रिजल्ट क्या निकाला और फ्यूचर में ये क्या चाहता है कि इसके रिसर्च को आगे कैसे लेके जाया जाए। नॉर्मली टॉपिक जब आप ढूंढ रहे होते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप रिसर्च पेपर के आखिर में देखें कि फ्यूचर रिसर्च क्या सजेस्ट की है इस ऑथर ने। अगर आपको पेपर अच्छा लगा, आप उसके सबसे आखिरी सेक्शन में जाएं, वहाँ पे लिखा होगा फ्यूचर रिसर्च। तो वो उसने 4 5 6 टॉपिक लिखे होंगे कि मेरे पेपर पे अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो इन 4 एरियाज पे आप काम कर सकते हैं, तो वो आपका फिर रिसर्च टॉपिक बन सकता है। अच्छा जी, ये किसी रिसर्च आर्टिकल को जब आप एवेल्युएट कर लेते हैं तो फिर आप कोई ना कोई समरी लिखते हैं। तो ये एक उसका फॉर्मेट है। ये मैं मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं आप लोग भी करें, आप इससे छोटा फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी आजकल सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, बल्कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जो पेजेस है एप्पल वाला, इनके अंदर भी रिसर्च को समराइज करने के टूल्स मौजूद हैं। बिबटेक्स वगैरह और भी बहुत सारे हैं। तो आप किसी एक टूल को लेके तो उसमें भी समराइजेशन कर सकते हैं किस उन रिसर्च पेपर्स की जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप उसके अंदर समराइज कर लेते हैं वर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल, तो फिर उसको आप डायरेक्टली साइट भी कर सकते हैं अगर आप अपना पेपर वर्ड के अंदर लिख रहे हैं तो। अच्छा जी, यूजिंग द इंटरनेट, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? खैर आज अब तो पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता है कि फ़ायदे नुकसान क्या हैं, लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी है, काम हो जाता है, चीप है, आसान है, और एक दूसरे से लिंक करना बड़ा आसान होता है। आप एक के अंदर से क्लिक करते हैं तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं। और इसमें एक डेमोक्रेटाइजिंग इफेक्ट है, मतलब है कि हर कोई कर सकता है इंटरनेट पे रिसर्च, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो जाती है। और आप एक वाइड नेट कास्ट कर सकते हैं, यानी शुरू में ही बहुत सारे पेपर्स आपको इकट्ठे टेबल पे बैठे बैठे मिल जाते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं। फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा वही है जो सॉरी डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान? सबसे पहला वही है जो फायदा था, यानी इट्स इजी फास्ट एंड चीप। तो इजी फास्ट एंड चीप के साथ फिर अपने 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 मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं ना, कि उसके हर जब आप इतनी आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब है कोई भी उतनी आसानी से वहाँ पे ऐसी चीज़ डाल सकता है जो बेकार चीज़ होगी। तो क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं होगा। फिर नॉर्मली कंप्लीट सोर्सेज भी नहीं मिलते हैं आपको। फिर ऑफन टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह निकल जाते हैं, तो जो आपका एक शुरू में फोकस होता है वो नहीं रहता। इसको समटाइम्स डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वेबसाइट जो होती है, आपने आज उसको पढ़ा, कल वो वेबसाइट बंद हो गई, तो फिर आप उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं कर सकेंगे, प्रूव ही नहीं कर सकेंगे आपने कहाँ से पढ़ा था। और डिस्ट्रैक्टिंग होगा ज़ाहिर है, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि आप इधर से उधर निकल जाते हैं। तो ये था जी हमारा पहला पार्ट। और हमारे पास टाइम भी कम रह गया, बल्कि 11 मिनट है मेरा ख्याल है। वी शुड बी एबल टू दूसरे पे भी बात कर लेंगे। तो मैं दूसरी प्रेजेंटेशन खोलता हूँ। और उस पर मैंने जैसे आपको कहा था कि ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बड़ी बड़ी बात उस पर करूँगा, तो मैं उसको खोल के ज़रा आपके सामने रख दूँ पहले कि अच्छा, जो दूसरी प्रेजेंटेशन है वो एथिक्स वाला पार्ट है। इसमें आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ लिया होगा, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़ी बड़ी बात ये है कि जब आप एथिकल, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एथिकल काम कर रहे होते हैं लेकिन वो लीगल नहीं होता, और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप लीगल काम कर रहे होते हैं लेकिन वो एथिकल नहीं होता। तो ये आपको समझने की ज़रूरत होगी कि आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे एथिक्स और लीगल की लाइन कहाँ पे लगती है। अब एथिक्स में जो एक लिटरेचर, ये एथिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, बिजनेस एथिक्स या जनरल एथिक्स, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो एथिक्स में एक फंडामेंटल चीज़ है, वो है प्रोटेक्शन या हार्म। आइडिया ये है कि जिन लोगों से आप रिसर्च कर रहे हैं, जिन लोगों से डेटा ले रहे हैं, उनको हार्म नहीं होना चाहिए और वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। अब मैनेजमेंट रिसर्च में ऐसा कोई इशू नहीं होता है, लेकिन मेडिकल रिसर्च में या सोशल साइंसेज रिसर्च में ऐसा हो सकता है। जब आप बहुत गरीब लोगों को किसी स्लम्स में रिसर्च कर रहे हो, किसी मरीज को कोई दवाई दे के रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको हार्म हो सकता है। 3 मशहूर कंट्रोवर्सीज थी रिसर्च के बारे में, जिस पे बहुत से ना फंडामेंटल
बहुत से फंडामेंटल चीज़ें सामने आई, और फिर उस पर लोगों ने रिसर्च के लिए कुछ कह लें कि उसूल बनाए कि हम एथिक्स पे बात करते हुए इन उसूलों का ख्याल रखेंगे। तो पहले अब जो जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट है, ये आपके सामने 3 एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये था क्या, वीडियो में आपने देख लिया होगा, लेकिन बड़ी बड़ी बात ये, इसका लेसन ये है कि सिचुएशनल फोर्सेस जो होती हैं, यानी आप किसी सिचुएशन में रिसर्च कर रहे हो तो वो आपको ड्रैग करके गलत काम या ऐसे काम करने पे मजबूर कर देती हैं जो कि शायद आप नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा ये है कि अनचेक्ड पावर के जो डेंजर्स होते हैं, जो पावर किसी कंट्रोल में नहीं होती है, वो बहुत ही सीरियस होते हैं और वो लोगों से बहुत गलत काम करवा सकते हैं। अगली जो स्टडी है, टी रूम स्टडी, उसके की लेसन्स ये हैं कि इंसानों की एक प्राइवेट आइडेंटिटी भी होती है और पब्लिक आइडेंटिटी भी होती है, और वो दोनों अलग अलग होती हैं। दूसरा लेसन ये था कि कोवर्ट रिसर्च, यानी छुप के कोई रिसर्च करना, उसके भी बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स होते हैं, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी रिसर्च कोवर्ट ना हो, यानी पता हो अगलों को कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। तीसरी जो हमारी स्टडी थी, मिलग्राम्स ओबीडियंस स्टडी, उसके की लेसन्स ये हैं कि नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो दे आर हाईली ससेप्टेबल टू ओबेइंग ऑर्डर्स, यानी उनको कोई अथॉरिटी उनके ऊपर हो तो अगर वो जो ऑर्डर दे रही है, अगर वो उनके एथिक्स से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं तो वो उनको मानते हैं। दूसरों को हार्म भी हो रहा होता है तब भी वो उसको मान रहे होते हैं। क्यों मान रहे होते हैं? क्योंकि उन वो बेसिकली समझते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अल्लाह ताला मुझसे नहीं पूछेगा, वो मेरे मैनेजर से पूछेगा, मेरे जनरल साहब से पूछेगा, मेरे वजीर साहब से पूछेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, यानी आप ओबीडियंस करते हुए सोसाइटी के मॉरल फैब्रिक को भी बर्बाद कर रहे होते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल फैब्रिक को बर्बाद कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक परसेप्शन को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। और इसकी बहुत सारी एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं, और इसके अंदर एजेंसी थ्योरी भी बड़ी स्ट्रांगली आती है। एजेंसी थ्योरी का मतलब होता है कि आपने अल्लाह ताला के सामने उन मैनेजर साहब को, उन वजीर साहब को, उन जनरल साहब को एजेंट बना दिया है कि मैं आखिर में ये जवाब दूंगा कि ये कसूर उसका है, मेरा नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दुनिया को डैमेज कर जाते हैं इलीगल ऑर्डर्स मानते हुए, या ऐसे ऑर्डर्स मानते हुए जिससे किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो रहा है। तो ये 3 रिसर्च की कंट्रोवर्सीज थी जिनसे रिसर्च के लिए हमें बहुत सारे लेसन्स मिले, और फिर लोगों ने फैसला किया कि हम इन चीज़ों को बहुत क्लियरली देखेंगे। जो मैंने आपके साथ ये 3 स्टडीज़ में 7 8 10 फाइंडिंग्स शेयर की, फिर इसको लोग बहुत बहुत गौर से देखते हैं। अब ये उन सब की फिर आगे समरी थी, डिसेप्शन और कंसेंट और मुख्तलिफ इफेक्ट्स, इनक्वालिटीज़ वगैरह, प्राइवेसी, एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब चीज़ें वहाँ से फिर फ्लो करती हैं। अब आखिरी चीज़ जो जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर्स में सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि आप बोलने में, लिखने में अच्छी तरह दूसरों को वो बात बता सकें जो आप बताना चाहते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल स्किल, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब होता है कि आपके सामने जब कोई चीज़ हो या हो रही हो तो आप ये बता सकें, या कम से कम आपके अंदर ये एप्टीट्यूड हो कि आप ढूंढने की कोशिश करें कि ये इसके पीछे वेरिएबल्स क्या हैं, यानी किन वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौधा बड़ा हो रहा है तो मैं मुझे सोचना चाहिए कि पीछे पानी वेरिएबल है, खाद वेरिएबल है, और धूप वेरिएबल है। इन तीनों को मैं ऊपर नीचे करूंगा, ज़्यादा या कम करूंगा, तो पौधे की जो बढ़ने का लेवल है वो चेंज होगा उससे। इसको कहते हैं वेरिएबल्स। तो इंटेलेक्चुअल स्किल इसको कहते हैं कि आप किसी चीज़ को के वेरिएबल्स को समझ सकें और उनको आपस में लिंक कर सकें, यानी कि इसके क्या फ़र्क पड़ता है, और आप चीज़ों को प्ले आउट भी होता हुआ अपने दिमाग में देख सकें कि अगर मैंने ये कर लिया तो 3 महीने बाद इसकी क्या शक्ल होगी, यानी ये किसका वेरिएबल बन जाएगा जाके। तो इन चीज़ों को कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स। फिर इस तरह आईटी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आजकल स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने डेटा कंप्यूटर्स पे, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पे इकट्ठा भी करना होता है, एनालाइज भी करना होता है, ग्राफ भी करना होता है, रिजल्ट भी निकालने होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की हो सकता है कि, बल्कि हो गई यकीनन, कि आपने बहुत से लोगों से डेटा लेना होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होगी।
कि आप कहाँ पे अपना क्वेश्चनर रखेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो अपना टाइम दें आपको, वगैरह वगैरह। फिर इस तरह मोटिवेशन, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब कि आप आप बाइस्ड ना हो अपनी रिसर्च की तरफ कि मैंने ज़रूर इसका फलाना जवाब निकालना है। जो जवाब रिसर्च से निकल रहा है वही जवाब आपने प्रेजेंट करना है। इस तरह बहुत सही आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होंगे। तो दैट इज इट जी। ये जो मेरा आज का प्लान था वो यही था। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। सर, मेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा सर बताइएगा, वो थोड़ा सा उसमें मजीद जी थोड़ा जी। सा नहीं समझ आई जी चीज। मैंने ये बताया था, मेटा एनालिसिस ये होता है कि आप किसी एक टॉपिक पे जितने भी उससे पीछे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होते हैं, इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स, उन सबको समराइज करके एक पेपर में प्रेजेंट कर देते हैं। इसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। उसकी डिटेल थोड़ी सी ऊपर मैंने बात की, वीडियो में भी है, और आगे भी जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे वहां पे भी हम दोबारा इस पे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, माजिद बात कर रहा हूँ सर। मेरा एक जी क्वेश्चन है, अगर आप लाओ। जी जी। जी प्लीज। सर अब तक जो हमने पढ़ा है, मैंने इसमें ये देखा है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो ये है कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। अब जो चाहे ये एमएस के स्टूडेंट्स हों या पीएचडी के स्टूडेंट्स हों, पीएचडी वालों के लिए तो ये और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग